एक सवाल ये भी है कि क्या तंत्र सिर्फ सेक्सुअलिटी तक ही सीमित है या इसका कोई और आयाम भी है, मतलब जो एक्चुअल स्पिरिचुअल कोई मार्ग है, स्पिरिचुअल दिशा है, वो तंत्र से कहीं मिलती है कि नहीं? क्योंकि पॉपुलैरिटी में तो देखते हैं कि तंत्र के नाम से सेक्सुअल तस्वीरें, वीडियोस ये सब ही दिखाई देते हैं। मैं इसको थोड़ा सा दोनों साइड से लेना चाहूँगा कि तंत्र का जो एक्चुअल जो विकास हुआ है, ऐसे तो ट्रेडिशंस में और ओरल ट्रेडिशन में तो कहा जाता है कि जो शिव का तंत्र है वो 5000 साल पुराना है, पर जो रिकॉर्डेड हमारे पास जो आज जिसके सबूत और प्रमाण मिल सकते हैं, ये 1400 और 1500 साल से पहले जाता ही नहीं है। तो ये दो जगह एक साथ इसका काम हो रहा था। शिव का जो तंत्र है, तंत्र शिव के मतलब उसके आराध्य हैं और उनके साथ मेनली जोड़ा जाता है हिंदुस्तान में, शुरुआत इंडिया से ही हुई है। ये कश्मीर इसकी भूमि रही है और वहाँ तकरीबन 1300-1400 साल पहले ये डेवलप होना शुरू हुआ है, जिसमें अभिनव गुप्त हैं, वासुगुप्त हैं, उत्पल देव हैं, इनके नाम आते हैं, जिसको शिवाइज कश्मीरी फ़िलॉसफी या त्रिका फ़िलॉसफी बोलते हैं। 3 गुणों पर आधारित ये फ़िलॉसफी होती है। ये समय था कि जब कश्मीर और उस क्षेत्र में इसका विकास हो रहा था। इसकी ट्रेडिशन के साथ बहुत सारी कहानियाँ हैं, लेकिन वो ट्रेडिशनली हैं और उनका कोई यानी कि उसका कोई प्रमाण ऐसा नहीं है। बुक्स बहुत हैं उसके ऊपर, लेकिन कोई प्रमाण नहीं है। करीब करीब यही समय था, लगभग पैरेलल टाइम, जब नालंदा के आसपास इधर बिहार, बंगाल, उड़ीसा इस क्षेत्र में बुद्धिस्ट जो प्रचलित मास्टर हैं, जो तिब्बत और आगे नेपाल, भूटान इधर लेकर गए बुद्ध धर्म को, क्योंकि बेसिकली वो एक बौद्ध मोनेस्ट्री जैसी की तरह से थी। लाइब्रेरी तो बहुत बड़ी थी वो, लेकिन वहाँ बुद्धिस्ट मास्टर थे। वो समय था जब असंग, वसुबंधु, नागार्जुन, उनके पैरेलल अतिशा के पैरेलल नारूपा, ये सब एक टाइम के हैं, एक टाइम फ्रेम के मास्टर्स हैं लगभग। ये करीब करीब इस क्षेत्र में, इस पूर्वी क्षेत्र में, हिंदुस्तान के बंगाल, बिहार में एक साथ चल रहा था। ये दोनों को, यहाँ तो बुद्धिज़्म की धारा चल रही थी, और जब ये तिब्बत पहुँचा है सबसे पहले पद्म संभव की धारा लगभग 7वीं सेंचुरी में, यानी हम अगर कहें टेक्निकली तो 1600 साल के करीब हो गए इस बात को। पूरा एग्जैक्ट टाइम तो मुझे याद नहीं है, लेकिन करीब करीब इतना। वो एक तिब्बती राजा ने पद्म संभव को इनवाइट किया था बुद्ध धर्म सिखाने के लिए, वो लेके गए तिब्बत पहली बार, और फिर वहाँ तिब्बत और वहाँ के लोकल धर्म के साथ मिलकर के धीरे धीरे कालांतर में वो बन गया तांत्रिक बुद्धिज़्म, या जिसको तिब्बतन बुद्धिज़्म बोलते हैं। मौलिक रूप से वो बुद्धिज़्म ही था, और यही पैरेलल टाइम था जब कश्मीर में शिवा का जो कश्मीरी जो शिवाइज़्म बोलते हैं वो प्रचार हो रहा था। तो क्लासिकल रूप से वहाँ का तंत्र, तिब्बत का, क्योंकि वहाँ तांत्रिक प्रैक्टिस पहले से ही थी, बौद्ध धर्म था वहाँ का लोकल, उसमें तांत्रिक मंत्रा, मंडला ये सब था पहले से ही, और यंत्र मंत्र जो भी बहुत ही रूडिमेंट्री प्रैक्टिस होती हैं। तो बुद्ध का जब धर्म वहाँ पहुँचा तिब्बत में सोफिस्टिकेटेड रूप से, दार्शनिक रूप से, तो वो मिलजुल के एक नया ही प्रकार बना, जो कालांतर में वज्रयान कहा गया है। बुद्धिज़्म की तीसरी धारा ये तिब्बतन बुद्धिज़्म है। और इधर चूँकि वो तंत्र से जुड़ा हुआ है, तो तंत्र के साथ वो भी जुड़ जाता है आज। और शिव का जो तंत्र है वो तो खैर तंत्र था ही, उसके क्लासिकल मीनिंग है, संस्कृत में उसको एक्सपेंशन थ्रू, मतलब कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन है, उससे लिबरेशन, ये मीनिंग है। कहीं पर उसका मीनिंग है दो धाराओं का मिलना, जिसमें कि एक्चुअली 2 धाराएं थी, ट्रेडिशन और टीचिंग, ये 2 धाराएं थी क्लासिकल रूप से। तो हुआ ये कि लगभग 100-125 साल पहले अमेरिका में एक बिजनेसमैन हुआ, पियरे बर्नार्ड करके, आप ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएगा, उसकी पूरी हिस्ट्री मौजूद है। वो बड़ा स्मार्ट आदमी था। उसने अपना बचपन छुपाया, क्योंकि वो एक नाई के घर पैदा हुआ था। रिकॉर्ड नहीं है उसके बचपन का, किसी को बताया नहीं, पर खैर उनके जाने के बाद तो रिकॉर्ड निकले बाद में सब। तो उसको थोड़ी झिझक थी कि मैं इतने लो कास्ट में पैदा हुआ, क्योंकि बाद में चल के गुरु बन गया वो, तो उसने वो काफ़ी छिपाया उसको। तो वो उसने क्या है कि 20-25 साल की उम्र में हठ योग सीखा, करीब 7-8 साल। हठ योग में वो काफ़ी निष्णात हो गया, और बॉडी की एक्टिविटीज़ पर, स्पेशली पेन पर और सेंसेशन पर उसने एक अधिकार से कर लिया। इसके चलते उसने एक काली मुद्रा बनाई, जिसको डेथ ट्रांस भी कहते हैं, कि अगर उसकी यानी उसके हाथ में सुई डाली जाती तो उसको दर्द नहीं होता,
उसने उसका पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन भी किया बहुत सारे सर्जन्स के सामने कि आंख बंद करके लेट गया और सुई वुई लगाई गई, कुछ हुआ नहीं। तो वो उसके लोग प्रभावित हो गए उसकी इस बात से। अमेरिका में तो हर चीज़ आपको मालूम ही है, सब लोग जुड़ने लगे, उसको फंड मिलने लगे। इसके बाद उसने थोड़ा हिप्नोटिज्म सीखा 2-3 साल और सीधा उसने तंत्रा की सेक्सुअल प्रैक्टिस को लॉन्च किया। हिप्नोटिज्म के माध्यम से वो लोगों की सेक्सुअल समस्याओं को शुरू करने से उसकी शुरुआत हुई। और इसी बीच में कहीं ना कहीं वो ज़रूर इन किसी हमारे ये जो सेक्रेट टेक्स्ट है इनके टच में आया होगा। काफ़ी बड़ा उसके शिष्य बनने लगे थे, उस समय तक विस्तार हो गया था। तो धीरे धीरे करके वो उसने अपने आप को एक तंत्रा गुरु करके प्रचलित कर दिया और बिज़नेस बड़ा कर दिया। न्यूयॉर्क में उसके एक डिसाइपल ने बहुत बड़ी लैंड उसको डोनेट की और बड़ा एक बंगलो 30-40 कमरों का एक बंगलो डोनेट किया। वो उसका हेडक्वार्टर बन गया और आगे चल के उसने तांत्रिक क्लिनिक की एक चेन बनाई, अमेरिका, फिलाडेल्फिया, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा, इधर। तो बेसिकली और इस पूरे तंत्र को नियो तंत्र का नाम दिया, नया तंत्र। ये नया तंत्र क्या था? सेक्सुअल प्रैक्टिस ऑफ द तंत्रा, ऑफ नॉट इवन ऑफ तंत्रा, ओनली सेक्सुअल प्रैक्टिस। उसमें उसने तड़का लगाया कि ये हिंदुस्तान में हजारों साल से शिवा और शक्ति की प्रैक्टिस चल रही है और ये बड़ी सेक्रेड है और बड़ा स्पिरिचुअल है। इससे उसकी पूरी मूवमेंट को स्पिरिचुअल जामा मिल गया, लेकिन अंदर अंदर बिजनेस चला सेक्सुअल प्रैक्टिस का। यही सेक्सुअल प्रैक्टिस है नियो तंत्रा की, जो आज भी पॉपुलर है और बहुत जगह पॉपुलर है। ओशो की कम्युनिटी में भी कुछ लोग तंत्रा के जो कैंप लेते हैं उनको इस शायद पता नहीं हो या हो पता भी हो, लेकिन वो बेसिकली तंत्रा का ये एक परिवर्तित रूप है। पहली बात ये, तंत्र में भी चाहे विज्ञान भैरव तंत्र ले लें हम प्रतिविज्ञा शास्त्र से, चाहे हम तिब्बत का यब युम कॉन्सेप्ट ले लें, जो आप देखते हैं एक मेटेलिक मूर्ति जिसमें एक स्त्री एक पुरुष की गोद में बैठी हुई है, यब युम कॉन्सेप्ट है वो। ये लगभग दोनों ही करीब करीब मैंने बताया पैरेलल हुए हैं और कुछ 1200-1300 साल पहले प्रैक्टिस हुए हैं। विज्ञान भैरव तंत्र में, जो कि बेसिकली गृहस्थों के लिए, सामान्य वर्ग के लिए बनाई गई छोटी छोटी टेक्निक्स थी, उसमें 4-5 टेक्निक इस ऊर्जा पर आधारित हैं, सेक्स पर नहीं, सेक्स की ऊर्जा को चैनलाइज करने पर। और वो बड़ी सॉफ्ट टेक्निक है, वो सेक्स को प्रमोट नहीं करती, हमें सेक्स की तरफ को धकेलती नहीं है। सेक्स के दौरान या सेक्स के पहले, संभोग के पहले हमारा क्या व्यवहार हो और हम अपनी कॉन्शियस को कैसे एक्सपेंड कर सकें, इसका वो मंत्र देती है वहाँ पर, यहाँ नहीं। दूसरा तिब्बती यब युम का जो है, जहाँ पर वो मैंने बताया कि वो यब और युम दो कॉन्सेप्ट का मीटिंग है। वो विजडम और कंपैशन प्रेजेंट होता है फादर और से, मेल साइड से, और विजडम प्रेजेंट होती है मदर साइड से, फीमेल में। ये तिब्बती यब युम कॉन्सेप्ट है। ये नरोपा के 6 योगा में आता है, यानी नरोपा हुए 9वीं शताब्दी में, 1200-1300 साल बीत गए हैं। उनके 6 धर्मा ऑफ नरोपा या 6 डॉक्ट्राइन ऑफ नरोपा में आता है। ये नरोपा तिब्बती परंपरा में एक सिद्ध है, महासिद्धों की परंपरा है तिब्बत में, जिसमें 84 महासिद्ध हैं। इसमें नरोपा का नाम बहुत आदर सम्मान से लिया जाता है। तो ये 2 जगह, ये जो मेल और फीमेल एनर्जी को मिलाकर मेल और फीमेल के साथ एक साथ ध्यान करने का और उनकी चैतन्य को एक्सपेंड करने का प्रयोग है। अब दोनों ही जगह इसकी एक पृष्ठभूमि है, जो कि सामान्य कैंप्स में और सामान्य जो शिविर संचालक होते हैं या दूसरे अन्य धाराओं के जो प्रैक्टिस करने वाले होते हैं, वो उसको नहीं लेते हैं। इस कारण से वो सिर्फ सेक्सुअल एक्ट बन के रह जाता है। क्या है दोनों की पृष्ठभूमि? पृष्ठभूमि ये है कि विज्ञान भैरव तंत्र में हमने देखा है, कहानी ऐसी है कि शिव ने पार्वती को अपनी जंघा पर बिठाया और तब ये 112 सूत्र बोले। ये सिंबल है कि जब तक हम उनसे किसी अपने कॉन्सॉर्ट से, किसी अपने जिनके साथ हम ये प्रयोग में जाने वाले हैं, इतने नज़दीक नहीं हो, इतने ट्रस्टवर्दी नहीं हो, तो ये प्रयोग खोखले हो जाएंगे। आम शिविरों में जाते हैं, वहाँ नए नए पार्टनर होते हैं, वो जानते तक नहीं एक दूसरे को, लेकिन वो एक दूसरे के साथ गोद में बैठने के लिए तैयार है। उनके पास वो पृष्ठभूमि नहीं है। विज्ञान भैरव तंत्र में भूमिका के रूप में कहा जाता है कि संभोग की ऊर्जा हमारी सबसे संवेदनशील ऊर्जा है। इसको उसी के साथ शेयर करना है जिसके साथ तुम संवेदनशील हो। तुम्हारा भावनात्मक स्तर, वैचारिक स्तर, तुम्हारी नेचुरल ऊर्जा कितनी स्पंदित है उस व्यक्ति के साथ। अगर ऐसे व्यक्ति है तो यस, वो पार्टनर होने के लिए तैयार है। मगर फिर भी
ऐसा नहीं है कि आप आज ही उस प्रयोग में उतरेंगे तो आप उस पूरी ऊर्जा को महसूस करेंगे। इसकी फिर एक पूर्व तैयारी है, किस तरह का खाना रखना है, किस तरह के वस्त्र पहनने हैं, किस तरह का व्यवहार रखना है, वाणी का कितना उपयोग करना है, उसकी एक पूर्व तैयारी है। अगर व्यक्ति काफ़ी ध्यानी है, खूब ध्यान कर रहा है, तो कम से कम हफ्ता 10 दिन की तैयारी है। अगर वो ध्यान में बिल्कुल ही नया है तो महीना तैयारी को लगेगा कम से कम, मोटे औसत। ये तैयारी तो होती नहीं है ना, हमारे पास वो मैच है, वो वाइब्रेशनल मैच है दूसरे उसका, तो जो फिर होना है वो वही होता है। वो तंत्र के नाम से शिव को भी बदनाम करते हैं, अपने गुरु को भी बदनाम करते हैं, ओशो को भी बदनाम करते हैं, या वो अपनी वासनाओं कामनाओं को वहाँ जी लेते हैं थोड़ी बहुत, और वो कर रहे होते हैं जो वो परिवार में नहीं कर सकते हैं। शिविरों में उनके परिवार में पता भी नहीं होगा कि वो ये सब प्रयोग करने यहाँ पे आए हुए हैं। वो खुद उतने संवेदनशील नहीं होते हैं, वो दूसरा व्यक्ति को से तो क्या उम्मीद करेंगे। उनको तो सिर्फ कैसे न कैसे करके एक दूसरे की गोदी में बैठना है, और जो वो नहीं कर पा रहे हैं, और स्पेशली फीमेल्स या फॉरेनर्स, ये सब इसमें घालमेल रहता है। इसलिए वो बात वहाँ तक जाती नहीं है, कभी नहीं जाएगी। ना उसमें पृष्ठभूमि तैयार है, ना कोई भूमिका दी गई है, ना पूरा कॉन्सेप्ट उनके पास है, ना वो पहले से उनकी तैयारी है। तो ये विज्ञान भैरव तंत्र की ओर से ये बात है। जहाँ तक यब युम वाला कॉन्सेप्ट है, वो खूब प्रैक्टिस होता है कैंप्स में। इन्हीं दोनों बातों की वजह से तंत्रा को सेक्सुअलिटी से जोड़ा जा रहा है, इसलिए मैं उसको स्पष्ट करना जहाँ तक मुझे है मैं कोशिश कर रहा हूँ। यब युम जो है नरोपा के जो 6 धर्माज है उसमें आता है, तो ये भी इतना पुराना हो गया। वहाँ भी फीमेल और मेल एनर्जी को जोड़ करके किसी दिशा में आगे बहने का प्रयोग है मौजूद है। इसको सेक्सुअल यूनियन करके बिटवीन द टू बोला जाता है तिब्बती तंत्रा में, बुद्धिज्म में, तिब्बती बुद्धिज्म में, और ये प्रयोग अभी भी होता है वहाँ पर। ठीक है, ये है मौजूद है, लेकिन इसकी एक पूर्व भूमिका है। इसके लिए वो जो 5 जो धर्म है नारूपा के, उसमें निष्णात व्यक्ति, उसकी प्रैक्टिस किया हुआ व्यक्ति ही यब युम का अभ्यास करेगा, तो वो उन सीढ़ियों को और उन अवस्थाओं को पाएगा, जिसमें सबसे पहली है तुमो को पैदा करना। तुमो यानी इनर हीट को पैदा करना। वो इनर हीट का, जिसको हमारे यहाँ और योग और तंत्र में कुंडलनी बोलते हैं, वहाँ पर इसको तुमो बोलते हैं। यानी है तो वो कुंडलनी की ऊर्जा, और उसका पूरा एक शास्त्र है कि कैसे कुंभक करना है, कैसे 2 नाड़ियों का संतुलन करना है, किस तरह से विचार करना है शून्यता का। तो वो चलनी शुरू हो गई। तुमो तो जितने भी बुद्धिस्ट प्रैक्टिस हैं तांत्रिक तिब्बत के, सभी में मौलिक रूप से कराया जाता है। आपने इसके वीडियोस भी देखे होंगे कि कोई योगी बर्फ़ में बैठा हुआ है और वो सांस का बहुत गहरा प्रयोग कर रहा है, हाथ ऊपर उठाए हुए नाभि को लगातार चला रहा है और बर्फ़ में बैठा हुआ है। वो तुमो है। कितने लोग तुमो करके जाते हैं कैंप्स में? कितने लोगों का तुमो पर अधिकार है? नहीं है ना। उनका बाकी जो नरोपा के जो प्रैक्टिस हैं उन पर अधिकार है। ठीक है, और नरोपा की प्रैक्टिस का आधार है तिलोपा की 6 डायरेक्शन जो उन्होंने नरोपा को दी थी। लेकिन ये सब तो मौजूद ही नहीं है इन सब कैंप्स में। ऊपर की बात है, वो उथले लोग इसमें आते हैं जिनके शरीर स्वस्थ नहीं है। तुमो इसलिए कराया जाता है कि आप शारीरिक रूप से मजबूत और स्वस्थ हो, पहला काम, और एक आंतरिक चैनल को क्रिएट करो, अंतरधारा को क्रिएट करो, फिर दूसरा तीसरा स्टेप, फिर यब युम। लेकिन और सब तो लोग करते नहीं है। सेक्स एक ऐसी एक्टिविटी है कि आदमी रोज़ भले ही करे नहीं, लेकिन सोचता तो रोज़ ही है। तो जब मौका मिलता है वो करने लगता है। तो ध्यान के आधार में, आध्यात्मिक मान में भी उसने इसको पकड़ लिया है और इसका बुरा हाल कर दिया है। ये 2 धाराओं से ये जो कॉन्सेप्ट आया तंत्र का, 2 एनर्जियों को मिलकर, चाहे शिव के धारा से आया हो, चाहे तांत्रिक बुद्धिज्म से आया हो, लेकिन इनके आधार थे, यहाँ भूमिकाएं थी, पृष्ठभूमियाँ थी, इनके साथ पूरी संवेदनशीलता थी, पूरी समझ थी, तो आगे जाना था इसमें। लेकिन अब ये बिगड़ गया, और ये बिगड़ा मेनली उस पेरे बर्नार्ड की वजह से, जिसने इसका बिजनेस बनाया अमेरिका में। और फिर मालूम है कि अमेरिका दुनिया का सबसे मोस्ट एडवर्टाइजिंग कंट्री है, कोई भी चीज़ को एडवर्टाइज करता है। इसी का परवर्जन होते 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 ये पोर्न की तरफ चला गया, और अब तो सारी दुनिया में ये मौजूद है। अब तो कहीं भी मोबाइल है और सब है, अब तो कहीं भी देखा जा सकता है। इसलिए तंत्र बदनाम हुआ सेक्स के साथ। लेकिन जो संवेदनशील लोग हैं, जो समझते हैं, जानते हैं, जो अपने पर ख्याल है इनका, बाहरी सेक्स पर नहीं, अपने पर, उनके लिए तो बहुत कुछ खुल जाता है रास्ता, बहुत राज खुल जाता है। प्रकृति खुद ही खोल देती है उनके लिए।
तो कहने का अर्थ यह है कि जो तंत्र का जो मौलिक स्वभाव है वो सब चीज़ों का स्वीकार है, सब चीज़ों का। यही एक ब्रह्म वाक्य है तंत्र में, जिससे इसकी बदनामी हुई है। सब चीज़ों का स्वीकार है, तो तब तक वो ग्रस्त के लिए मौजूद नहीं था ना अध्यात्म, और तंत्र के साथ, विज्ञान भैरव तंत्र के साथ ग्रस्त भी एंटर हुआ। अब ग्रस्त का मतलब है पति पत्नी, पति का मतलब है दोनों के बीच का रिलेशन। तो बस ये आते ही खुल गया एकदम रास्ता कुछ लोगों के लिए, और उन्होंने धीरे धीरे करके इसको विभिन्न धाराओं में फेंक दिया और यही पॉपुलर हो गया। आज भी तो ऐसे ही है। पूरी पृष्ठभूमि और पूरी तैयारी तो कोई होता नहीं है। उदाहरण के लिए सामान्य ध्यानों में ले लीजिए, आंख बंद करके बैठना तो आसान है, लेकिन आंख बंद करके बैठे हुए विचारों को देखना मुश्किल है। लेकिन बाहर से देखो तो आप भी आंख बंद करके बैठे हुए दिख सकते हैं, लेकिन मौलिक आंतरिक रूप से ऑथेंटिकली आप आंख बंद करके क्या कर रहे हैं, विचार देख रहे हैं या सांस देख रहे हैं या क्या कर रहे हैं, वो बड़ा मुश्किल है। मगर बाहरी रूप से तो कर ही सकते हैं। बस ऐसे ही है। तो सेक्स के प्रयोग तो कर ही सकते हैं, आंतरिक रूप से आप कहाँ पर हैं, उसमें किस आधार भूमि पर खड़े हुए हैं, क्या मन आपका है, वो तो जज करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सभी लोग भागते हैं। इसी कारण से ये बदनाम हुआ है। और ये भी सच है कि तंत्रा के जो असल जो बहुत बड़ा प्लेथोरा है, इसका बहुत ही विशाल साहित्य है, बड़ी कठोर इसमें प्रैक्टिस भी मौजूद है। विज्ञान भैरव तंत्र के अलावे काफ़ी कठोर प्रैक्टिस मौजूद है, जो कि स्पेशली तिब्बती तंत्र में जाती हैं, इसलिए भी लोग उधर नहीं जाते हैं। और जब वो बेचारे विज्ञान भैरव तंत्र की तरफ आते हैं, जहाँ सॉफ्ट प्रैक्टिस है, तो उनमें से वो 4 विधियाँ ही उठा लेते हैं, वो 5, बाकी तो करनी नहीं है, क्योंकि उसमें श्वास के प्रयोग भी हैं। पूरा विज्ञान भैरव तंत्र 13 करणों में विभाजित है। 13 खंडों से 112 टेक्निक हैं। वो 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 13 करण हैं जिसमें इसकी विधियां चलती हैं। इस तरह से घेरा जाता है मनुष्य की पूरी चेतना को, लेकिन वो उठाता है उनमें से 5। तो ये है तंत्र, लेकिन ये अन्य मार्गों से इस तरह से अलग है कि सबका स्वीकार है। इसलिए चैतन्य का बहुत विशाल इसमें एक्सपेंशन होने की संभावना होती है, बहुत विशाल। और वो टीचिंग और ट्रेडिशन के मिलने के साथ है, वो तन और यानी प्रैक्टिस के साथ है, अभ्यास के साथ है, समझ के साथ है। उतना हो तो तंत्र सफल है।